वो नीचे तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि अमल में लेके आए। उसमें इन पे बहुत बड़ी भूमिका है। बल्कि इससे आगे मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग जिनको सरकार की योजनाओं का नहीं पता होता, कई बार वो जो वंचित रहते रहे हैं, वो गांव में और उनके घर के पास होने की वजह से पूछ लेते हैं कि भाई मेरे पास पीला कार्ड है, मेरे पे हरा कार्ड है, मेरे पे ज़मीन नहीं है, मेरे पे 3 बालक है, मेरे पे 2 बेटियां हैं, मेरे परिवार में कोई अनहोनी घटना घट गई, तो उसमें क्या लाभ मुझे मिल सकता है, सरकार की योजनाएं क्या है वो बताओ। उनको बताना, उनको कागज पत्र लेके उसको करके देना, बहुत बड़ा काम इनके माध्यम से ये हो रहा है। इसलिए इनको बधाई देने और ये बाकी अपने काम को और ईमानदारी से करें और काम में तीव्रता लेके आए, ताकि लोगों को जल्दी लाभ। सर सीडी के एग्जाम होने हैं 26 और 27 को, किस तरीके से सरकार तैयार है एग्जाम? सारी व्यवस्थाएं हमारी परिवहन व्यवस्था भी हमारी, हर सेंटर पर जहाँ भी एग्जाम होना है वहाँ पर सारे बंदोबस्त पूरे होते हैं। और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका हमें पूरा बंदोबस्त। सर उत्तराखंड सरकार ने गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है, हरियाणा की सरकार ने भी शामिल किया है। जब हमारी सरकार बनी थी पहले 2014 आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, तब रामविलास शर्मा जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम गीता को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे। तभी हम लोगों ने नैतिक शिक्षा में 6वीं 7वीं 8वीं के लिए एक अलग किताब, 9वीं 10वीं के लिए अलग किताब और 11वीं 12वीं के लिए अलग किताब, बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके बौद्धिक विकास के हिसाब से कौन से श्लोक कहाँ पर बैठते, ऐसा शिक्षाविदों के साथ मिलकर वो तय किए गए थे, वो हम पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं है, जो बाकी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, चाहे रामायण चाहे दूसरे हैं, जो भी प्रेरणादायी प्रेरक है वो भी हमने लिए और लेकर उनको भी पढ़ाया, वो भी पढ़ाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकार ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, आप हरियाणा में भी उसको पाठ्यक्रम की बात बोलो तो नैतिक शिक्षा के माध्यम से वो पाठ्यक्रम में ऑलरेडी है, मगर उसको पूर्ण रूप से लागू करने की जो बात है इसमें पुनर्विचार करके आगे इसको कितना बढ़ा के करना है, इस पर जरूर हम लोगों को आगे बात करनी है और हम लोग इस पे करेंगे। सर विपक्ष बार बार जो है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं करते, अब खाली पड़े हैं, कोई पूछता तो है नहीं। अब अपना फोन ले हुआ है, इसकी लपेट दे से हमें बोले ये वो हो गया वो हो गया, पता नहीं। अब देखो इससे लोग उनका काम में उल्टा सोचना है, तो आप भी सदा उल्टा सोचते हो, उनसे सुलटने की बात थोड़ी नहीं आप कभी कल्पना कर सकते हो। आप कल्पना कर सको कभी ये कैसे बहुत बढ़िया सोच के देखो आप, तो इसलिए उनका काम है बोलना, बोले आ जाएंगे, हम अपना काम करें। विपक्ष की आदत बन गई है, वो हर चीज़ पर आरोप लगाना, झूठ बोलना, गुमराह करना और लोगों को भ्रमित करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है और उसी का परिणाम है। सर क्या राजनीतिक कोई बात नहीं है, उन्होंने अपने आप से जो स्वास्थ्य का पूरा आप सबने देखा किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, और सच बात को भी विपक्ष झूठ बात कह के जो प्रचार कर रही है, ये तो विपक्ष की आदत है। गुरुजी खेलो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, पंचकुला से इसकी शुरुआत हो, किस तरीके की तैयारियां हैं? इसकी बहुत अच्छे से तैयारी खेल महाकुंभ की होने वाली है, 9 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और इस पर निश्चित जानकारी आप सबको जल्दी इसमें दे दी जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेल होंगे और इसमें कई हजार युवा हरियाणा प्रदेश के इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। इसका भव्य और दिव्य आयोजन हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के
गौरी आपके द्वारा गए थे, लेकिन वहाँ की अगर हालत देखी वो बस से बदतर है। हमने वहाँ कमरे देखे जहाँ पे खिलाड़ी रह रहे हैं, वहाँ छवि टपक रही है और इतना गंदा कमरा है सर, वहाँ बच्चे तो क्या जानवर रहे, इसमें क्या कहना हमारे है? दिन का समय जाने औचक निरीक्षण के बाद वहाँ के अधिकारियों को दिया, मुझे लगता है उस पर काम शुरू होगा, जल्दी से करेंगे। सिर्फ रोटियों में आते हैं और यहाँ तक कि खाने में कोई की भी नहीं। शिकायत इस प्रकार की मिलती है उसमें कई अधिकारियों को नोटिस भी गया है, और अगर कोई इस प्रकार की आगे भी शिकायत मिलेगी तो उचित कार्रवाई। सर आपकी जाने के बाद बच्चों को डराया भी गया कि आप मीडिया करके नहीं बोलेंगे। इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है, अगर कोई आप लोगों के पास तो जानकारी दीजिए, लेकिन हम खुद जाकर बच्चों से बात करने के लिए हमारा निरीक्षण था और हमने वो जाके किया, वहाँ की कमियों को सही और समय पर सही करने के लिए दिशा निर्देश दिए। आज CSC दिवस है और 16 वर्ष पहले इस डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी और उसकी जो रफ्तार 2014 तक धीमी रही। 2014 के बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने इस बात को समझा और पूरे देश में CSC सेंटर की संख्या बढ़ी और CSC सेंटर पर मिलने वाली सुविधाओं की भी संख्या बढ़ी और आज 100 से ज़्यादा सुविधाएं CSC सेंटर पर लोगों को मिलती है। उसमें बहुत सारे जो कागजात बनवाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, वही कागजात चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे अपना कोई और राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारे ऐसे कागज हैं, राशन कार्ड है, जो डिजिटल के माध्यम से CSC सेंटर में उपलब्ध होते हैं और बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिनका सीधा लाभ मिलता है। बहुत सारे किसानों से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे पशु बीमा की बात हो, चाहे उनको ट्यूबवेल कनेक्शन लेने की बात हो। बहुत सारे फार्म जो ऐसे ऑफिस में जाके भरने पड़ते थे, वो काम आसानी से CSC सेंटर पर होता है। और आज 5,30,000 गाँव में, सभी गाँव में, शहरों में, सब जगह CSC सेंटर है, जिसका लाभ देश को मिला है। इसी डिजिटल क्रांति के माध्यम से देश आज आर्थिक दृष्टि से चौथे नंबर का देश बना है और इसी डिजिटल क्रांति के माध्यम से देश आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर का देश बनेगा। बहुत बड़ी भूमिका CSC सेंटरों की रहती है। आज CSC दिवस है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि ये देश डिजिटल क्रांति में जो AI की जो एक नई तकनीक आई है, उसमें भी देश आगे बढ़े, इस प्रकार की प्रेरणा के साथ कार्यक्रम। सर एक प्रॉब्लम आती है हमको और जो काम होता है वो हफ्ते चल जाता है या महीना लग जाता है, इस पर क्या कहना है आपका? जितने CSC सेंटर में होते हैं, जो CSC सेंटर पर कोई छोटी मोटी तकनीकी कारणों से कोई कमी रहती है तो क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से और नए वर्जन अभी आते रहते हैं, कोई कमी रहती है, जानकारी मिलती है, उसको तुरंत दूर भी करते हैं, वो जल्दी से काम करते हैं।